औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग की, और इल्म नजूम की रोशनी में मैं आप लोगों के साथ ईरान का फाउंडेशन चार्ट जो है वो शेयर करूंगी। उसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आने वाले वक्त में मुझे ईरान का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, हम देखेंगे कि क्या अमेरिका जंग में बराह रास्त शिरकत करता हुआ दिखाई देता है, और इस वक्त तेहरान पर जो हमले की हमें न्यूज़ मिल रही है, क्या आने वाले वक्त में वाकई ही एक बहुत बड़ा हमला होने के लिए जा रहा है। आज ऑपरेशन का 10वां दिन था, और 10वें दिन में हमें फिर एक बार बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ से खबरें सुनने को मिली, और पता चला कि ईरान ने दोबारा से हमले किए और इसराइल की बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को निशाना बनाया, जिसमें उनकी मोसाद की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इसके अलावा उनके रिसर्च डिपार्टमेंट्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया। तो इसराइल के साथ आखिर क्या होने वाला है, और ईरान क्या वाकई ही मज़ीद हमले करेगा? ईरान का मुस्तकबिल क्या हमें दिखाई देता है? मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो में एक बात शेयर की थी, एक चीज़ शेयर की थी। मैंने बताया था आपको कि 2.5 दिन का जो ट्रांजिट है मून का, वो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट देखती हूँ, और उसमें एक बार तेहरान के लिए मेंटल स्ट्रेस उसकी आवाम के लिए बनेगा। और जहाँ तक मैं इसराइल को देखती हूँ, तो मुझे इसराइल में ये स्ट्रेस जो है उनकी आला सतह पर आला हुकाम की तरफ देखने को मिल रहा है। अब देखें, इस एक जंग के नतीजे में, ईरान के पेदर पे हमलों के नतीजे में, इसराइली अवाम बहुत सी अपने घरों को छोड़कर, अपने शहरों को छोड़कर इस वक्त निकल रही है, और वो वहाँ पर अपने शहरों में रह नहीं रही। और बहरी रास्ते के ज़रिए हमें खबरें मिल रही हैं कि बहुत से लोग निकल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ज़ेरे ज़मीन जो भीड़ बैंकर्स हैं उनमें पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। तो क्या वाकई ही आने वाला वक्त इसराइल के लिए टफ है? जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इसराइल का ट्रांजिट मैं डिस्टर्ब देख रही हूँ, जिसमें मैं इसराइल की सरजमीन पर तबाही देख रही हूँ, अवाम की डिस्टर्बेंस देख रही हूँ, उनका आयरन डोम फेल होता देख रही हूँ। अब देखें कि ईरान की तरफ से किए जाने वाले हमले बहुत शदीद हैं, और इन शदीद हमलों के नतीजे में उनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, उनके रिसर्च डिपार्टमेंट्स को निशाना बनाया गया। उनकी आवाम बुरी तरह चीख रही है, परेशान है इस वक्त। ज़मीन बैंकर्स में वो पनाह ले रहे हैं, अपने शहरों को छोड़कर जा रहे हैं। तो खैर, हम देखते हैं कि इसराइल के चार्ट में ऐसी क्या चीज़ है जिसने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया। सबसे पहले तो इनकी तबाही की वजह असल में बने इनके अपने नेटल चार्ट की दशा और ट्रांजिट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सैटर्न का ट्रांजिट था। अब आपने बार बार मुझे कहते सुना तो होगा कि आयरन डोम फेल हो गया, आयरन डोम को फेल कर दिया गया, और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। लेकिन ये असल में आयरन डोम है क्या? यहाँ तक इसको फेल करना कौन सी बड़ी कामयाबी है? आज मैं आपके साथ थोड़ी सी तफसील उसकी शेयर करती हूँ। जब ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है, तो सबसे पहले इराक की सरजमीन पर उसको रोका जाता है। कैसे? वहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, ठीक है, और वो उस मिसाइल को रोकते हैं। उसके बाद अगर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, तो फिर क्या है, यूएई में फ्रांस राफेल सिस्टम है, जिसको सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को सऊदीया की तरफ से सपोर्ट है वो अड्डा इस्तेमाल करने की। वहाँ पर इस मिसाइल को रोका जाता है। अब वहाँ से भी ईरान का ये मिसाइल निकल गया। उसके बाद आगे जब वो जाता है, तो खलीज फारिस में SS कॉल वेंसन जो है, इनका एक सिस्टम है जो इसको रोकता है। अब वहाँ से भी ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान का निकल गया। 3 पॉइंट्स को उसने क्रॉस किया। उसके बाद आगे वो पहुंचा उर्दन में,
और उर्दन में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम जो है, जो 40 से 300 किलोमीटर तक पीछा करता है इस मिसाइल का, ये वहां से भी निकल गया। फिर आगे जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम आता है एरो 3, ठीक है, जो 2000 किलोमीटर तक पीछा करता है। ये मिसाइल उसको भी मात देकर निकला। उसके बाद ये पहुंचा आयरन डोम सिस्टम पर, जो कि 40 से 70 किलोमीटर तक पीछा करता है। अब इस मिसाइल ने उसको भी चकमा दिया। बात ये आती है कि ईरान का तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान का अपनी उनकी जो लोकल प्रोडक्ट है, जबकि इन तमाम मिसाइल्स को जिनको उसने चकमा दिया है वो इंटरनेशनल लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें हैं। अब ईरान की आप यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी देखें कि उसने इंटरनेशनल चीज़ों को चकमा दिया, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को मात दी और निकल गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। आज आपके साथ मैं ईरान का चार्ट शेयर करने वाली हूँ और बड़ी तफसील से शेयर करने वाली हूँ। देखें स्क्रीन पर मैं चार्ट भी शेयर कर देती हूँ। ईरान का जो मेरे पास फाउंडेशन टाइम आया उसके मुताबिक जो चार्ट आया वो जेमिनी असेंडेंट का चार्ट है, ठीक है। और ईरान का लगन लॉर्ड उनके भाग्यस्थान में केतु के साथ पड़ा है। भाग्यस्थान हमारे मजहबी अमूर का भी घर है, हमारी किस्मत का घर है, केतु के साथ पड़ा हुआ है। ईरान के लगन लॉर्ड का केतु के साथ होना एक बहुत बड़ी बात है। केतु कट तो देता है, लेकिन केतु आपको बहुत कटर भी बनाता है, बहुत स्ट्रोइक भी बनाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, रूहानियत और तसव्वुफ में ये उसको आगे लेकर आया, ये उनकी नुमाइंदगी करता है। ईरानी लोग ख़तों, किताबत, तहरीरात वगैरह पर काम करते हैं। फिर केतु कटर नज़रियात देता है। ईरानी अपने नज़रियात में बहुत कटर हैं। हर फिरके की अपनी रसूमात होती है। इसी तरह अहले तौशीह जो हैं उनकी भी अपनी रसूमात हैं, वो अज़ादारी करते हैं, ठीक है। और एक मजहबी और मुकद्दस फरीज़ा समझते हुए इसको अदा करते हैं। और यही अज़ादारी जो मुहर्रमुल हराम और कुछ मखसूस अयाम में की जाती है, ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी के तौर पर काम कर रही है। क्योंकि अगर वो इस को ना करते, क्योंकि केतु जो है आपके सूफीज़म को भी बढ़ाता है, केतु शिद्दत देता है, तो ये जो अज़ादारी का एक फैक्टर है उसने ईरान को गिरने नहीं दिया, ईरान को मज़ीद मजबूत किया। अदरवाइज यहाँ लगन लॉर्ड का केतु के साथ होना एक बहुत बड़ा कट और बर्बादी दे सकता था, अगर वो इसको अपनी मजहबी रसूमात को पूरे दिल जमी के साथ ना अदा करते। तो क्यों ना करते, कि इसको अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि उस जगह पर हमारे बहुत सारे मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं, मुकद्दस सियारात मौजूद हैं, तो उसकी हिफाजत तो करनी थी। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखें, ईरान का राहु और सैटर्न इनके 3rd हाउस में पड़ा हुआ है, जो उनकी मेहनत, उनकी बड़ी सोच की नुमाइंदगी करता है। यही वजह है कि ईरान ने 3rd हाउस के उनके राहु ने उनको बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वार्स की तरफ धकेला। और ईरान बेशक उसके शिद्दत पसंद नज़रियात भी हैं, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ईरान हार नहीं मानेगा, ईरान हार नहीं मानेगा। बेशक ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान मैं देख रही हूँ, लेकिन ईरान को मजबूत और मुस्तहकम देख रही हूँ। अभी कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। ईरान के साथ ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अब देखें, इस वक्त ईरान की मून में जुपिटर की दशा चल रही है। मून इनके मारक हाउस का लॉर्ड है और ऑन साइन पड़ा हुआ है, ठीक है, 2nd हाउस में पड़ा हुआ है। जबकि जुपिटर अगर देखें तो जुपिटर एक मारक घर उसके पास है और एक केंद्र स्थान है, जबकि वो मारक हाउस में रेट्रो होकर पड़ा हुआ है। तो ये दोनों प्लैनेट इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि इसके लिए नहसी प्लैनेट कंसीडर किए जाएंगे। तो इसकी जब दशा चली है तो ईरान को एक सख्त मारक डेथ लाइक सिचुएशन का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर हमला हुआ।
पिछली जुपिटर की जो ट्रांजिट था, जब जुपिटर वीनस में उसके 12 हाउस में था, दुश्मनों की तरफ से उसको कामयाबी मिली और वहाँ पर उसने अपनी जौहरी ताकत को भी इम्प्रूव किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैक्टर। अब जुपिटर इसके लगन में ट्रांजिट कर बैठा है और यही वजह है कि ईरान इस वक्त मजबूत है, मुस्तहकम है और ईरान हार नहीं मान रहा है। बेशक जुपिटर जो है उसको कहीं ना कहीं ताकत दे रहा है किसी ना किसी फैक्टर में, लेकिन यहाँ पर ईरान मैं देखती हूँ उसको मज़ीद अभी बहुत सारी सख्तियाँ झेलनी है। इस वक्त मार्स का ट्रांजिट जो हुआ है वो ईरान के सैटर्न और राहु के ऊपर हुआ है, और इस ट्रांजिट को अगर मैं देखूँ तो इस मार्स ने सैटर्न के साथ मिलना है, और उसमें पॉजिटिव बात यह है कि मुस्तहकम अज़म नज़र आता है। ईरान अपने अज़म पे कायम रहेगा, मुस्तहकम रहेगा, ईरान हार नहीं मानेगा। लेकिन नेगेटिव बात यह है कि ईरानी तनाज़ात बढ़ेंगे और ईरान अपनी ज़िद, अपनी हददर्मी पर कायम रहेगा, ईरान हार नहीं मानेगा। सख्त एक लड़ाई उसकी नज़र आती है और ये लड़ाई थका देने वाली लड़ाई है, ये जंग है। इस तरह से अगर ईरान थोड़ा सा सब्र से काम रहे, लचक दिखाए तो उसके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता क्योंकि मार्स का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर है, उसके बाद उसने राहु के साथ मिलना है। तो जब मार्स राहु के साथ मिलेगा तो फिर उसके साथ उसको ज़रूरतमंदाना फैसले करवाएगा, उसके अंदर मुनफरिद सोच लेके आएगा, कोई मुनफरिद वो काम करेगा, इनकलाब की तरफ जाएगा और जबर की कैफियत जो है यहाँ पर उसमें नज़र आएगी, शिद्दत पसंदी नज़र आएगी। तो जाबराना उसको कोई भी एक्ट करना पड़ा वो करेगा और उसके हमें आम नज़र आ रहे हैं नताइज। ईरान बिल्कुल हार नहीं मान रहा, जवाबी भरपूर कार्रवाई कर रहा है। बेशक ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें तो ईरान के बहुत बड़े लीडरान शहादत पा चुके हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं वो शहादत पा चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान गिरता है और संभल जाता है। अभी एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि जो हमारे ये जंग मुझे फ़िलहाल तो रुकती दिखाई नहीं देती, ये तूल पकड़ेगी और इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि ज़ाल का नेक्स्ट ट्रांजिट 2027 में होगा एरीज साइन में, ठीक है। वो यहाँ पर जब वो पहुँचेगा तो नीचपंग राजयोग बनाएगा। उसके बाद उससे पहले मून में सैटर्न की दशा 2026 अप्रैल में स्टार्ट हो रही है। तो इस दशा को भी मैं ईरान के लिए फेवरेबल देखती हूँ। किस लिहाज से? एटॉमिक एनर्जी के लिहाज से, एटॉमिक पावर के लिहाज से। तो इस ट्रांजिट से, हल्के इस ट्रांजिट के दौरान ईरान एटमी ताकत बन चुका होगा। मैं ये समझती हूँ कि ईरान एटमी ताकत बन जाएगा, ईरान हार नहीं मानेगा। बाकी इस जंग में फ़िलहाल जो सवाल आता है कि क्या अमेरिका इसमें डायरेक्ट कूदेगा, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने आप लोगों के साथ डोनाल्ड ट्रम्प साहब का चार्ट शेयर किया था, और चार्ट, तो मैंने उसमें बताया था कि वो कोशिश करें कि जंगों की तरफ ना आए और बिजनेस को एक्सपेंड करें ताकि अपने मुल्क को मुआशी जो दबाव है उससे निकालें। तो इस वक्त भी अगर देखा जाए तो आप देखें कि डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बयानात आते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुआहदे करें। तो एंड तक डोनाल्ड ट्रम्प की कोशिश यही होगी कि वो उस जंग में ना कूदें, लेकिन मुझे अमेरिका इस जंग में कूदता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि अमेरिका जो है स्टेप लेगा, क्योंकि इस वक्त ईरान की जो दशा चल रही है या उसके ट्रांजिट है, उनकी जौहरी तवानाई के और उसकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। ईरान को नुकसान की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बात भी है कि ईरान हार नहीं मान रहा है। बेशक बहुत ज़्यादा नुकसानात वो अपने फेस कर रहा है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि ये जंग जो है, ये सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में एक नई सफबंदी कर देगी। ये हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक स्टेप ले लेंगे और चीन या रूस, 2 कंट्री इस वक्त मुझे इसके लिए फेवरेबल लग रहे हैं। उनकी तरफ से इनके कोई दिफाई मुआहदात हो सकते हैं। अल्टीमेटली मशरिक़ वुस्ता की तरफ जंग फैलाई जाएगी तो डेफिनेटली चाइना वगैरह को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उनके फौरी तौर पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रही हूँ, बट अल्टीमेटली ये इन्वॉल्वमेंट होगी और इसराइल के साथ मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी।
इस सारी जंग के बायस ईरान की मीशत में डिस्टर्ब होती देख रही हूँ, मुआशी दबाव उनका बढ़ेगा। और वो आपको पता है कि ईरान में ज़्यादा जो है मजहबी ज़ियारात की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा मीशत में इस्तेहकाम मिलता है, उनको सपोर्ट मिलती है। लेकिन इस सूरत हाल में मुमकिन है कि ये टाइम जो है वो इस तरह का, इस सूरत हाल में मुझे लगता है कि वहाँ पर ये ज़ियारात और इन सिलसिले को कुछ देर के लिए हो सकता है कि रोक दिया जाए या स्लो डाउन कर दिया जाए। और बहुत सारे लोग इस वक्त जाएंगे भी नहीं, क्योंकि मीशत उनकी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है। और फिर 9th हाउस में इस वक्त राहु का ट्रांजिट हुआ है, और राहु का ट्रांजिट नेटल के प्लैनेट केतु और मरकरी के ऊपर हुआ है। मरकरी उनका लगन लॉर्ड भी है। राहु जब भी 9th हाउस में आता है मजहब में कुछ आपके मजहबी अमूर को हिला देता है राहु, क्योंकि एंटी रिलीजन प्लैनेट है, ठीक है। तो इस वजह से मैं उनकी मजहबी सरगर्मियों को थोड़ा डाउन होते देख रही हूँ। हो सकता है जिसकी वजह से उनकी मीशत डिस्टर्ब हो। दूसरा, जंगी सूरत हाल में आकर भी मीशत पे एक दफ़ा दबाव पड़ता है, तो इस तरह की कैफियत में मीशत तो उनकी डिस्टर्ब हो रही है। अब दूसरी चीज़ मुझे जो इसमें नज़र आई है, इस वक्त मुझे लगता है किसी न किसी तरह से ईरान पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि ज़ाहल के अगर ट्रांजिट को देखें तो ज़ाहल की पहली नज़र उनके 12वें घर पे जा रही है। 12वां घर खुफिया दुश्मनों का घर होता है, और ज़ाहल की जो नज़र जा रही है वो बार बार उनको पिंच कर रही है। तो इनके दुश्मन ये 2.5 साल सुकून से नहीं बैठने वाले हैं, वो उभरेंगे, बार बार आएंगे सामने। बाकी इस जायचे को देखकर मुझे एक चीज़ तो लगी कि ईरान हार नहीं मानेगा। अल्टीमेट ईरान की किसी ना किसी फॉर्म में जीत होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए ईरान को मज़ीद अभी कुछ कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ईरान उन कुर्बानियों से गुरेज नहीं करेगा। जबकि इसराइल की अगर चार्ट की बात करें ना, तो इसराइल को इस वक्त मज़ीद शिद्दत पसंदी की ज़रूरत है इस जंग को जीतने के लिए, क्योंकि इसराइल का चार्ट जो है कुछ इस तरह का है कि जितनी वो शिद्दत उनके अंदर आएगी उतना ही वो दुश्मन पर काम करेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो इसराइल इस वक्त काफ़ी हद तक अपने हौसले खो बैठा है। बेशक वो जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन उनके हौसले पहले से पस्त हैं, इसलिए वो अमेरिकन की तरफ से सपोर्ट मांग रहे हैं। और सपोर्ट अगर उनको मिलेगी तो फिर एक दफ़ा वो अपने जो हौसले हैं उनको इकट्ठे कर पाएंगे। तो बाकी इसराइल का चार्ट भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नेतन्याहू का चार्ट शेयर करूंगी। और मेरी कोशिश है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब है, उनका भी चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वक्तन फ़वक्तन थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो आप लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक आपके साथ शेयर करती जाऊं। बाकी अगर मशरिक़ वुस्ता इस जंग की लपेट में आता है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, और पाकिस्तान भी एक बार तबाही के दहाने पे आ जाएगा। जैसा मैंने बता दिया है आपको, सैटर्न का ट्रांजिट 12वें घर में, पाकिस्तान को सुकून नहीं मिलेगा खुफिया दुश्मनों से। और 2.5 साल पाकिस्तान के भी बहुत क्रिटिकल है। तो बाकी वल्लाह आलम कैब तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला जब फरमा देते हैं कुन हो जाता है। जब अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट हासिल होगी तो हर काम हो जाता है, हर चीज़ रुक जाती है। हम तो दुआ भी करेंगे। मैं इन हालात में, जब मुस्लिम उम्मा हमारा इस्लाम ख़तरे में है, मैं खामोश नहीं रहूँगी, अपनी आवाज़ को उठाऊँगी, जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक उठाऊँगी। बेशक कलम भी ताकत रखती है। तो इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।